This is your lecture 10 of your analog electronics. And before in lecture 9 we discuss about the NPN transistors and discuss about the bipolar junction transistor. Why it is called your bipolar junction transistors. और हम लोग ने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर्स भी हम लोगों ने देखा था, और देखा था कि देयर इज इन 3 टर्मिनल्स एंड 2 जंक्शंस इन ए ट्रांजिस्टर में हमने 3 टर्मिनल देखे थे और 2 जंक्शंस हमने देखे, और हमने 2 टाइप के ट्रांजिस्टर को देखा, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर्स को हम लोग ने देखा था और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर देखा था। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमने देखा था कि 2 एन टाइप मटेरियल के बीच में एक पी टाइप मटेरियल दैट इज सैंडविच बिटवीन द एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल्स, सॉरी 2 एन टाइप मटेरियल्स इज सैंडविच इन द पी टाइप मटेरियल। इन पीएनपी ट्रांजिस्टर्स हमने देखा था कि इन पीएनपी ट्रांजिस्टर्स we discuss about the 2p type semiconductors in between the n type semiconductors are sandwiches। और हम लोग ने फिर सिंबल डायग्राम देखा था, तो आज हम लोग थोड़ा सिंबल डायग्राम्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, then we will be go। Now these things we will be already discussed in the previous class, and this is your NPN transistors, and this is the symbol of your NPN transistors, and there is an N, and this is your P, and this is your N. This is your NPN transistor, and the current will goes from P to N. This is your the diode configurations we discussed already, and this is your P, and this is your N, and this is your P. PNP transistor, the current is flow from P to N, and you know in the PN junction diode the current is flowing from P to N. This configurations we already discussed, हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट हम लोग एक सिंबॉलिक फॉर्म को याद रखना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसा होता है। इस तरह से हम एनपीएन का सिंबल करते हैं और पीएनपी का सिंबल ये होता है। आज जो हम लोग लेक्चर 10 में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग मोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग ट्रांजिस्टर को 3 मोड ऑफ ऑपरेशन करते हैं, वह 3 मोड ऑफ ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल कैसे ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है, कैसे ट्रांजिस्टर का वर्किंग है। तो आज हमारा जो क्लास है वो इसी पर बेस्ड है कि हम लोग मोड्स देखेंगे और फिर ट्रांजिस्टर के वर्किंग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ इक्वेशंस को फाइंड करेंगे, और देन वी विल बी कंक्लूड द क्लासेस। नाउ सपोज we'll discuss the modes of transistor। There is a mode of transistor, तो बेसिकली 3 मोड ऑफ ट्रांजिस्टर हैं। बेसिकली देयर इज इन 3 मोड, और आपने 2 तरह का जंक्शन देखा था, डेट एक मैं लिख देता हूँ जंक्शन J1 और एक जंक्शन J2। तो जंक्शन J1 हमारा हमने क्या माना था, इमीटर बेस या बेस टू इमीटर, जो भी आप कहना चाहते हैं। फर्स्ट है दिस इज योर इमीटर बेस जंक्शन, और सेकंड जंक्शन हमने माना था कलेक्टर बेस जंक्शन। तो 2 जंक्शन हैं, ठीक है। तो आपने 2 जंक्शन देखा, जंक्शन J1 एंड J2। एक जंक्शन जो बन रहा था वो इमीटर बेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा था, और एक कलेक्टर टू बेस। अब हम देखते हैं फर्स्ट मोड हम कहते हैं दिस इज योर एक्टिव मोड। दिस इज एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में क्या होता है, इन एक्टिव मोड दिस इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। इमीटर बेस जो जंक्शन होगा वो आपका फॉरवर्ड बायसिंग होगा। आप जब आपको ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में रखना है, हम देखेंगे कि कब हमें एक्टिव मोड में रखना है, कब हम अनदर मोड में रखेंगे, लेकिन जब हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में रखना है तो हमें इमीटर बेस जंक्शन जो होगा वहाँ पर किस तरह का बायसिंग करना होगा, फॉरवर्ड बायसिंग।
आपको मैंने बताया पी एन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग कब होता है, रिवर्स। यहाँ पर भी सेम होगा, हम जब आपको बताएंगे। और जब कलेक्टर बेस जंक्शन अगर आपको एक्टिव रीजन में रखना है तो कलेक्टर बेस जंक्शन को हम लोग कहेंगे रिवर्स बाइस। ठीक है, द कलेक्टर बेस जंक्शन इज इन रिवर्स बाइस। नेक्स्ट आपका मोड है, दैट मोड इज कॉल्ड एज योर that another mode is called as your saturation mode. Saturation. Saturation is the SATURATION, saturation. अब आपको ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन मोड में रखना है। अगर आपको ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन मोड में रखना है तो जंक्शन J1 आपको क्या करना होगा, फॉरवर्ड बाइस करना होगा, और जंक्शन J2 जो है कलेक्टर टू बेस जंक्शन है उसको भी फॉरवर्ड बाइस्ड करना होगा। मतलब अगर आपको ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन रीजन में रखना है तो इसका मतलब दोनों जंक्शन को आपको क्या करना होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड करना होगा। ठीक है। थर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन होता है दैट इज कट ऑफ। कट ऑफ मोड, इन कट ऑफ मोड जंक्शन J1 जो आपका इमीटर बेस जंक्शन है उसको भी हमें रिवर्स बाइस करना होगा, और जंक्शन J2 इज इन रिवर्स बाइस कंडीशन। ठीक है, तो हमने 3 मोड ऑफ ऑपरेशन देखा। वन इज योर एक्टिव मोड, अनदर इज सैचुरेशन मोड, एंड द थर्ड वन इज योर कट ऑफ मोड। अब अगर आप ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ मोड में रखते हैं, इस दो मोड को हम लोग कहते हैं कि ट्रांजिस्टर इज वर्क एज ए स्विच। तो ये जो मोड होता है ट्रांजिस्टर इसमें स्विच के जैसा वर्क करता है। जस्ट आई विल एक्सप्लेन। अगर आप ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन मोड में रखते हैं इसका मतलब ट्रांजिस्टर इज इन ऑन स्टेट, और अगर आप ट्रांजिस्टर को कट ऑफ मोड में रखते हैं द ट्रांजिस्टर इज इन ऑफ स्टेट। तो आप अपने घर में जो स्विच यूज़ करते हैं उसमें दो ही स्टेट होता है, ऑन और ऑफ। अगर आपको फैन को ऑन करना है, फैन को स्टार्ट करना है तो आप स्विच को ऑन करते हैं, अगर आपको फैन को बंद करना है तो आप स्विच को ऑफ करते हैं। तो देर इज इन 2 मोड, स्विच का क्या, ऑन और ऑफ। तो अगर ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच के जैसा बिहेव करना है तो आपको ट्रांजिस्टर को किस मोड में रखना पड़ेगा, आइदर सैचुरेशन मोड या कट ऑफ मोड। ठीक है, जब ट्रांजिस्टर को बिहेव कैसा करना हो, एज ए स्विच। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिस्टर को अगर हमने जस्ट आपको जब स्टेटमेंट स्टार्ट किया तो हमने कहा था कि एक बिग रेवोल्यूशन आया था हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में कि ट्रांजिस्टर को हम लोग यूज़ करते हैं एज एन एम्पलीफायर। तो जब हमको ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर की तरह बिहेव करना है तो हम लोग उसको करेंगे एक्टिव मोड में। तो ट्रांजिस्टर आपका बिहेव करेगा एज एन एम्पलीफायर। दिस इज योर एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर होगा तो जंक्शन J1 इज एन फॉरवर्ड बायस, मतलब इमीटर टू बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस होगा, एंड कलेक्टर टू बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा। तो आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होगा। इसका मतलब हम लोग ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेंगे, और एज ए स्विच की तरह अगर बिहेव करना होगा तो हमें सैचुरेशन और कट ऑफ मोड में इसे वर्किंग करना होगा। इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर का 2 एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो डिपेंड करेगा कि हम ट्रांजिस्टर को किस मोड में वर्क कराते हैं। ओके, नेक्स्ट, दिस इज़ योर ट्रांजिस्टर। आप ये देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, ट्रांजिस्टर है, और ये ट्रांजिस्टर आपका कैसा है, NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर में तो आप देख रहे हैं देयर इज एन इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। दिस इज योर इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, अब हमें पता है कि N टाइप में द मेजॉरिटी में क्या होता है, इन N टाइप द मेजॉरिटी इज योर इलेक्ट्रॉन, इन P टाइप
the majority is your hole, this is denoted by silver coated, and in n type there is an electron is the majority part. ठीक है, तो now अगर if the transistor and there suppose this is your n type and this is your p type, तो n टाइप और p टाइप में क्या होगा, इन n टाइप सेमीकंडक्टर एंड p टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक जंक्शन बनेगा, और वह जंक्शन क्या करेगा आपका, दिस जंक्शन इज इंडिकेट योर ए डिप्लीशन रीजन अब आपका बनेगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जब मूव करेगा तो क्या बनेगा, एक डिप्लीशन रीजन जनरेट होगा इन द पी एन जंक्शन। उसके बाद इन एन टाइप और पी टाइप में देखिए देयर रीजन ऑल्सो द जंक्शन इज क्रिएटेड, ठीक है, बट यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि देयर इज एन डिप्लीशन रीजन इन पी टाइप इज मोर एज कंपेयर टू एन टाइप में। आप देख रहे होंगे एन टाइप में इतना ही डिप्लीशन रीजन बन रहा है और पी टाइप में डिप्लीशन रीजन काफ़ी बन रहा है। फिर आप देखिए यहाँ पर पी टाइप में डिप्लीशन रीजन ज़्यादा है एज कंपेयर टू एन टाइप में कम है, बट यहाँ पर आप देखिए कि इस एन टाइप में और इस एन टाइप में, दोनों एन टाइप में देख रहे हैं, यहाँ पर डिप्लीशन रीजन एन टाइप में ज़्यादा है इन कलेक्टर साइड एज कंपेयर टू इमीटर साइड। तो एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखना है, एक स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर जो हम लोग फैब्रिकेट करते हैं या हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है एरिया। अगर हम एरिया की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे अगर हम एरिया का, तो अगर आप एरिया का डिस्कशन करते हैं, जस्ट 1 मिनट, स्टार्ट टू द नोट। विल डिस्कस सम एरिया। अगर आप एरिया की बात करते हैं, सपोज वी डिस्कस एरिया, और आपका सपोज दिस इज योर एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये आपका क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। 1 मिनट। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड सपोज दिस इज योर डिप्लीशन रीजन एंड दिस इज दिस, ठीक है, दिस इज योर एन, दिस इज योर पी एंड दिस इज योर एन। तो दिस इज योर इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो ये आपका क्या है, इमीटर, दिस इज योर बेस एंड दिस पार्ट इज कलेक्टर, ठीक है, दिस इज योर जंक्शन J1 एंड दिस इज जंक्शन J2, ठीक है। अब हम एरिया की बात करते हैं कि एरिया जो है हमारा इमीटर जंक्शन, बेस जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन का जो हम फैब्रिकेट करते हैं, मतलब जब हम मैन्युफैक्चर जब बनाता है एक ट्रांजिस्टर, तो क्या इमीटर, बेस और कलेक्टर का एरिया सेम होता है? नो, एरिया जो है तीनों का एरिया डिफरेंट होता है। तो सबसे बड़ा एरिया कौन कंटेंट करता है? तो कलेक्टर इन एरिया साइड, कलेक्टर हैज़ एन हायर एरिया एज कंपेयर टू द इमीटर एंड एज कंपेयर टू द बेस। इसका मतलब सबसे हायर एरिया जो होता है, जो अगर आप ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो इमीटर का एक बनाते हैं, बेस और कलेक्टर, तो कलेक्टर का एरिया इज द हाईएस्ट एरिया। कलेक्टर का जो एरिया होता है वो सबसे हाईएस्ट एरिया हम लोग लेते हैं, कलेक्टर साइड जो एरिया हम देते हैं वो हाईएस्ट एरिया देते हैं, फिर इमीटर का एरिया देते हैं और सबसे कम एरिया बेस का होता है। क्यों होता है, इसका रीज़न हम डिस्कस करते हैं। कलेक्टर का एरिया स्मॉल होने का कारण ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इमीटर का टेंडेंसी होता है टू इमीट। वो क्या करता है, इमीटर इमीट करता है, इमीट करता है तो क्या होता है, वो मूव्स इन द आउटवर्ड, बाहर की ओर। इमीट तो बाहर की ओर होता है। तो जो भी, जैसे आप अगर एन टाइप एनपीएन ट्रांजिस्टर कर रहे हैं सपोज, और एनपीएन ट्रांजिस्टर में आप देख रहे हैं कि इमीटर में क्या है, एन टाइप मटेरियल है, तो ये जो एन टाइप में मेजॉरिटी में क्या इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स विल इमिट आउटवर्ड डायरेक्शन। आपका इलेक्ट्रॉन्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव्स इन द कलेक्टर साइड। तो कलेक्टर की क्या टेंडेंसी होती है, टू कलेक्ट द मेजॉरिटी कैरियर्स दैट कम फ्रॉम द इमीटर। जो इमीटर से आपका मेजॉरिटी कैरियर आ रहा है उसको वो कलेक्ट करके रखता है। तो कलेक्ट करने में क्या होगा कि उसको एरिया ज़्यादा चाहिए। अगर एरिया ज़्यादा नहीं होगा तो मोर एंड मोर पावर डिसिपेशन,
सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आपके घर में एक छोटा सा एक रूम है, ठीक है। उस रूम में मान लीजिए वह रूम जो है मान लीजिए 2 आदमी के लिए है। अब आपके उस रूम में मान लीजिए 6 आदमी आ जाए या 10 आदमी आ जाए, तो क्या होगा? उस रूम की आप कहते हैं कि आज इस रूम की ह्यूमिडिटी बढ़ गई। इट मीन्स दैट उस रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और आप मान लीजिए वही रूम एक बड़ा सा हॉल हो और उसी हॉल में वो 10 आदमी आ जाएं, तो क्या ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेम होगा? नो, क्योंकि आपने एरिया इंक्रीज कर लिया। तो इसी कारण जो कलेक्टर का एरिया है वो इंक्रीज इसलिए करते हैं कि जो इमीटर जो मेजॉरिटी कैरियर्स को इमीट करता है आउटवर्ड की ओर, कलेक्टर उसको कलेक्ट करता है, तो ज़्यादा एरिया होगा तो मोर एंड मोर मेजॉरिटी कैरियर्स कलेक्ट होगा और टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है वो लेस टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो दिस इज द रीज़न द कलेक्टर इज एन हायर एरिया। तो ठीक है, तो बेस का एरिया क्यों कम होता है? बेस का एरिया इसलिए कम होता है, द वन फैक्टर इज कॉल्ड एज योर रिकॉम्बिनेशन फैक्टर। वन फैक्टर इज योर रिकॉम्बिनेशन फैक्टर। अब आप देखिए रिकॉम्बिनेशन होता क्या है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल कंबाइन टू फॉर्म ए बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। तो पी टाइप आपका जो सेमी कंडक्टर है, ठीक है, पी टाइप आपका क्या है? मान लीजिए पी टाइप मटेरियल आपका क्या है? बेस। और एन टाइप क्या है आपका? इमीटर। इमीटर जो है आपका एन टाइप है, बेस जो है आपका पी टाइप है। इमीटर की टेंडेंसी क्या है? इमिट करना। तो जब भी मेजॉरिटी कैरियर, जब भी इलेक्ट्रॉन है वो बेस से होता हुआ कलेक्टर के पास जाएगा। और बेस का अगर हम एरिया बड़ा कर दें तो क्या होगा? काफ़ी टाइम टेकिंग, मतलब काफ़ी टाइम मिलेगा कि होल्स विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। आपका जो पी टाइप में जो होल मेजॉरिटी कैरियर्स में है उसके पास काफ़ी टाइम मिल जाएगा टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो क्या होगा? आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं, बेस का साइज बड़ा है, वो क्या करेगा? धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा और वेरी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रीचेस टू द कलेक्टर। तो ये रिकॉम्बिनेशन फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग बेस के एरिया को रिड्यूस रखते हैं, मतलब स्मॉल रखते हैं। ओके, अब ये रिकॉम्बिनेशन हो कैसे रहा है थोड़ा हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अब रिकॉम्बिनेशन का देखते हैं यहाँ पर क्या है। सपोज ये मैंने स्टैंडर्ड लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? बेस के एरिया को इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो ये दिस इज योर इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका होल, यहाँ पर आपके होल हैं, यहाँ पर एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज एन पी एन एन। अब इस केस में देखिए यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट होने में और यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट होने में दोनों में टाइम का चेंजेस होगा। इसमें कम टाइम लगेगा और इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमीटर से कलेक्टर की ओर जब जाने लगेगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर, तो इस होल के पास काफ़ी टाइम होगा टू अट्रैक्ट, अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, और अपनी ओर अट्रैक्ट करके ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो इस कारण से क्या होगा? मान लीजिए कि यहाँ से 90 इलेक्ट्रॉन्स रीच किए और इस केस में द फर्स्ट केस आप देखिए यहाँ पर, इस केस को भी साथ में लेते चलते हैं। तो होगा क्या कि यहाँ पर अगर 90 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भी रीच किए, तो यहाँ से जब रीच करने लगे तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा, तो इलेक्ट्रॉन होल्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। देयर इज एन 70 to 80 electrons will reach here. There is a chance. There is 72, I think 70 to 75 I think is assume। यहाँ से जब 90 इलेक्ट्रॉन्स करेगा तो ये एरिया कम है, इट टेक वेरी लेस टाइम, वेरी लेस चांस
लेस टाइम टू अट्रैक्ट, और काफ़ी कम टाइम इसको मिलेगा टू अट्रैक्ट योर सेल्फ, एंड देर इज एन, अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा, बट प्रोबेबिलिटी जो है जितना ज़्यादा होनी चाहिए, जितना ज़्यादा इसमें होगी उतना ज़्यादा इसमें नहीं होगा। तो 90 इलेक्ट्रॉन्स रीच करेंगे तो देयर इज एन चांस ऑफ द 85 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ओके, इट मीन्स दैट कि 90 इलेक्ट्रॉन, और अगर हम धीरे धीरे साइज को डिक्रीज करते जाएंगे, इसका मतलब बेस की अगर साइज को हम डिक्रीज करेंगे तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल रीचेस हियर। ठीक है, तो ये जो है रिकॉम्बिनेशन, जो होल्स और इलेक्ट्रॉन का जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कम करने के लिए ही, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रीच करेगा कलेक्टर साइड में उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो दिस आर द रीज़न व्हाई द area of the base is smaller as compared to collector and emitter due to recombination. Okay, next point. नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस, एरिया तो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब सबका डोपिंग लेवल क्या होगा। डोपिंग लेवल का मतलब ये है कि कौन किस में ज़्यादा डोपिंग होगा। मतलब आप देख रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें, एनपीएन, दिस इज योर इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। इमीटर, बेस और कलेक्टर जो है, क्या इन सब के डोपिंग सेम है, सेम नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज ऐड है? नहीं। इमीटर इज हाईली डोप्ड, आपका इमीटर जो है इट्स हाईली डोप्ड, देन कलेक्टर, देन बेस। तो सबसे ज़्यादा अगर आपका डोपिंग है वो इमीटर इज हाईली डोप्ड, देन कलेक्टर, देन बेस। बेस को हम लोग हाईली डोपिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हम ज़्यादा डोपिंग करेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स आपके बेस में होंगे, और ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, समझ गए बात को? जस्ट लाइक आप इस तरह से समझिए, आप चुम्बक देखें, यस देखे होंगे, दिस इज एन बी, सॉरी, तो एक मिनट यहाँ पर पहले क्लियर कर लें फिर आगे बढ़ते। तो हमने डोपिंग में देख लिया कि इमीटर इज हाईली डोप्ड, इमीटर इज हाईली डोप्ड, देन कलेक्टर इज, देन बेस। ठीक है, अब ये डोपिंग से क्या, मान लीजिए कि डोपिंग करते हैं तो नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज ऐड होता जाता है। तो आपको पता है इन एनपीएन ट्रांजिस्टर में अगर हम पी टाइप डोपिंग करेंगे तो नंबर ऑफ होल्स आपका क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि पहले 2 होल थे, तो टेंडेंसी कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। हमने और डोपिंग बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ होल्स होगा, अब कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगेगा, 4। हमने और डोपिंग बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ होल्स बढ़ते जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा उतना कम से कम इलेक्ट्रॉन्स आपके कलेक्टर में रीच करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, और जितना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा आउटपुट करंट उतना ही कम होगा। ठीक है, तो क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रीच ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपका मेन फोकस क्या होता है कि जितना हम सेंड इन्फॉर्मेशन किए उतना हमें आउटपुट में मिल जाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप जितना अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं आपको यही लगता है कि हमें आउटपुट उतना मिलना चाहिए। अगर आपको कम आता है तो आप कहते हैं कि लगता है कॉपी में या कहीं चेकिंग में कुछ गलती हुआ या हमने कुछ गलत किया। लेकिन हमारा मेन फोकस क्या होता है, अगर हमने 100 मार्क्स का लिखा है तो हम चाहेंगे कि हमें 100 मार्क्स मिले, अगर कटे भी तो हमें 95 मिले। ऐसा नहीं कि 100 मार्क्स का लिखे और हमें 50 नंबर है, ये कोई नहीं चाहता है। सेम केस यहाँ पर भी है कि अगर वो 90 इलेक्ट्रॉन्स अगर इमीटर इमिट करता है तो उसकी मेन फोकस ये होता है कि 90 इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे कलेक्टर में रीच कर जाएं। अब कोई एक भी इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा रिकॉम्बिनेशन नहीं हो, बट ऐसा हो नहीं सकता आइडियली, तो 90 नहीं तो 85, 82, 88 तो हो। ऐसा नहीं कि 90 इलेक्ट्रॉन्स सेंड किए और हमारे 50 इलेक्ट्रॉन्स हमें कलेक्टर्स में मिले, तो इज़ नॉट गुड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस के एरिया को पहले रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बेस के एरिया रिड्यूस करेंगे तो काफ़ी कम टाइम मिलेगा रिकॉम्बिनेशन करने के लिए। दूसरी बात, अगर हम डोपिंग कम करेंगे तो नंबर ऑफ होल्स कम होंगे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, देयर इज एन चांस टू रीच द मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द कलेक्टर साइड। तो ये 2 रीज़न है, एक डोपिंग और एक आपका एरिया। जो एरिया आपने देख लिया कि कलेक्टर का एरिया हाइयर होता है,
उसके बाद आपने देखा देन इमीटर देन बेस। डोपिंग में आपने देखा कि इमीटर इज हाईली डोप्ड एज कंपेयर टू कलेक्टर एंड बेस। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे व्हाट आर द ऑपरेशन ऑफ योर एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन देखेंगे कि हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर की तरफ हमें ट्रांजिस्टर को वर्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया कि हमको ट्रांजिस्टर को किस मोड में रखना है। तो ट्रांजिस्टर को हमको रखना है एक्टिव मोड। जब ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर की हम बात करेंगे तो हमें दिमाग में क्लिक कर गया कि ट्रांजिस्टर को हमें रखना है एज एन एक्टिव मोड। और एक्टिव मोड का फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो आपका इमीटर बेस जंक्शन है उसको क्या करना है, फॉरवर्ड बायस करना है, और आपका कलेक्टर टू बेस जंक्शन है उसको आपको क्या करना है, रिवर्स बायस। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द कंडीशन कि जो आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर होगा उसको हमको एक्टिव मोड में करना है, क्योंकि एम्पलीफायर कब होगा, एक्टिव मोड। अगर स्विच की बात करते हैं तो हमें सैचुरेशन और कट ऑफ मोड की बात करते हैं। तो एक्टिव मोड में रखने के लिए इमीटर बेस जंक्शन को आप फॉरवर्ड बायस करेंगे और कलेक्टर बेस जंक्शन को आप रिवर्स बायस्ड कंडीशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर को। ओके, नाउ इन एनपीएन ट्रांजिस्टर this is emitter, this is base, this is N, this is N, this is P and this is N. This is your NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, इन NPN ट्रांजिस्टर हमको सबसे पहले क्या करना है, फॉरवर्ड बायस। तो NPN ट्रांजिस्टर में इमीटर बेस आपका क्या है, दिस इज योर इमीटर बेस। पहले 3 टर्मिनल हम बना लिए। दिस टर्मिनल इज योर इमीटर, दिस टर्मिनल इज योर बेस एंड दिस टर्मिनल इज योर कलेक्टर। तो आपको एक्टिव रीजन में रखना है तो इमीटर बेस जंक्शन को क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, हमको पीएन जंक्शन डायोड याद करना है। पीएन जंक्शन डायोड ये कैसा है आपका पी और ये कैसा है, तो ये कैसा बन गया आपका एक पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस करते हैं तो क्या करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और निगेटिव को निगेटिव। तो पीएन जंक्शन डायोड पहले आप बना लीजिए याद रखने के लिए। फिर से एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। ये आपका क्या है पी और ये क्या है एन। फॉरवर्ड बायस के लिए क्या करना पड़ेगा, पी को पॉजिटिव और एन को निगेटिव। ठीक है, रिवर्स बायस के लिए जस्ट अपोजिट। ठीक है, बस देन यू रिकॉल। तो पहले हमको एम्पलीफायर बनाना है तो हमें पता है कि मीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। तो एन को किससे, निगेटिव, एन इज negative and P is positive. This is your forward biased condition. Okay, N को आपने निगेटिव, P को। अब हमको नेक्स्ट है कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या करना है, रिवर्स बायस। मतलब P को जो पॉजिटिव था उसको अब आप निगेटिव से कनेक्ट करेंगे और जो निगेटिव था उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इमीटर बेस जंक्शन में इमीटर बेस आपका फॉरवर्ड बायस्ड है, दिस इज योर फॉरवर्ड बायस्ड, दिस इज योर VBE। ठीक है, क्योंकि B आपका पॉजिटिव में कनेक्ट है तो VBE लिखे। यहाँ पर आप लिखिएगा VCE, क्योंकि कलेक्टर आपका पॉजिटिव है तो दैट इज VCE। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, इट्स VCB।
या VBC कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप यहाँ पर देखिए कि आपने फॉरवर्ड बायस्ड कर दिया, ठीक है। अब आपका ये जो ट्रांजिस्टर है एज एन एम्पलीफायर की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब आपने यहाँ पर निगेटिव दिया, इस एज पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक। इस एज पर जब निगेटिव चार्ज होगा तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस, यहाँ पर आपका मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज योर मेजॉरिटी में आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दिस इलेक्ट्रॉन्स विल गोज इन दिस डायरेक्शन, तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर से जाना स्टार्ट करेंगे, एंड दिस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आपका किस तरह का साइन है, देयर इज एन पॉजिटिव साइन। तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका एंड, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और देयर इज एन आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रीच करेगा, ओके। दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव्स इन दिस डायरेक्शन, ओके। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, now we discuss in the current direction पहले, there is a movement of this electron and there is an, suppose this is your positive, the current is in this base direction, is in this direction, this is your base current IB, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये इमीटर का करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इमीटर का जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो आउटवर्ड ऑफ दिस टर्मिनल, ये आपका इमीटर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इमीटर, ओके। अब इमीटर में जो करंट आपका फ्लो हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन। अब जो आपका इमीटर में जो करंट हो रहा है, ये जो आपका इमीटर में हो रहा है जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट किसके कारण हो रहा है, यहाँ पर जो इमीटर में हो रहा है, इमीटर में करंट हो रहा है, डेट इज योर रिकॉम्बिनेशन करंट। इमीटर में जो करंट हो रहा है दिस इज कॉल्ड योर रिकॉम्बिनेशन ऑफ करंट। मतलब आपका यह इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 90 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रीच करना स्टार्ट किया, यहाँ से 90 इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएगा और यह पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यह पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, सबसे पहले हम लोग इस केस को, तो ये पॉजिटिव चार्ज जब अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो होल को क्या करेगा, इस तरफ वो रिपेल करेगा, होल को इस डायरेक्शन में ये रिपेल करना स्टार्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी ये होगी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा और यह नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा, ठीक है। तो होल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे आपका होल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कलेक्टर की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ कलेक्टर क्या होगा, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ होल। तो इस डायरेक्शन में आपका, सपोज दिस इज योर IC, तो आपका कलेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में, बेस करंट भी आपका इनसाइड कर रहा है, इनसाइड द, और आपका जो इमीटर करंट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आपने पढ़ा था, डेट इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि जितने करंट इंटर कर रहे हैं इज इक्वल टू द कौन, कितने करंट आउटवर्ड जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके जो करंट इंटर कर रहे हैं
वह करंट इंटर कर रहा है, डेट इज IC प्लस IB इज इक्वल टू योर IE। दिस इज द, क्योंकि दो करंट आपका इंटर कर रहा है, दिस इज द करंट इंटर और ये भी करंट इंटर कर रहा है, और ये जो आपका इमीटर करंट है इट विल बी गोज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू देखे। इस ओवरव्यू में हमने ये देखा कि हमारा एक ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है। उस NPN ट्रांजिस्टर में आपने देखा कि दिस इलेक्ट्रॉन विल गोज इन दिस डायरेक्शन। आपका जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अपोज करेगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है? आपके बेस से। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इस डायरेक्शन में ये करंट का मूवमेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया। अब हम लोग वन बाय वन पार्ट को स्लोली समझना स्टार्ट करेंगे, तो अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग एक साथ सबको कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग देखते क्या हैं कि आपने NPN ट्रांजिस्टर देखा, इमीटर बेस कलेक्टर। अब हम लोग पहले इमीटर बेस की वर्किंग को समझ लें, फिर हम लोग कलेक्टर बेस की वर्किंग को समझेंगे, और उसके बाद हम सर्किट को मर्ज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सपोज हम सबसे पहले बनाते हैं इमीटर बेस। पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इमीटर बेस की मेथड को समझते हैं। एंड दिस इज योर N, दिस इज योर P, दिस इज योर N। ठीक है, सबसे पहले इमीटर बेस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस्ड किया। जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो हमें पता है कि इसका डोपिंग लेवल ज़्यादा है, तो डोपिंग लेवल और डिप्लीशन विड्थ का एक मैंने फार्मूला लिखाया था, आपने देखा होगा। डोपिंग विड्थ और जिसका ज़्यादा होगा उसका आपका क्या होगा, विड्थ भी कम होगा, क्योंकि आप देखिएगा विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ योर डोपिंग। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अप्लाई होगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जब होगा तो इसमें क्या है, मेजॉरिटी में आपका इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, देखिए नेगेटिव है तो यहाँ पर आपका एक पॉजिटिव आयंस होगा। जस्ट PN जंक्शन डायोड को अगर आप याद रखें तो ये होगा, और यहाँ पर नेगेटिव आयंस होंगे, क्यों P टाइप है तो एक्सेप्टर टाइप है। दिस इज योर नेगेटिव आयंस। तो क्या होगा कि ये नेगेटिव आयंस के कारण एक डिप्लीशन रीजन आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज द डिप्लीशन रीजन, क्योंकि मूवमेंट होगा, एंड दिस इज योर डिप्लीशन। सपोज दिस इज योर नेगेटिव एंड दिस इज द आयंस। ठीक है, ओके। अब आप देखते हैं क्या होता है कि ये आपका सपोज दिस इज योर डिप्लीशन रीजन एंड दिस इज द डिप्लीशन रीजन इन P टाइप, क्योंकि डोपिंग सबका अलग अलग है। ठीक है, अब क्या होगा कि देयर इज एन, यहाँ पर क्या होंगे, देयर इज एन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड देयर इज एन होल्स, कुछ होल्स होंगे यहाँ पर आपके क्या होंगे, P टाइप में होल्स होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि ये N टाइप की टेंडेंसी क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करना, और P टाइप की टेंडेंसी क्या होगी,
होल को मूव करना। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए कि ये हमारा डोपिंग पीएन जंक्शन डायोड का नॉर्मल डोपिंग बना जब फॉरवर्ड बायस हमने किया। और जैसे जैसे आप इस फॉरवर्ड बायस को बढ़ाइएगा आपका डिप्लीशन बिट डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर हम पीएन जंक्शन डायोड में, इसी केस में देखते हैं कि पीएन जंक्शन जो आपने डायोड बनाया, ठीक है, तो पी आपका फॉरवर्ड बायस और ये आपका क्या है, रिवर्स बायस। दिस इज योर एन पी एन। हम अभी देखेंगे सिर्फ इस केस को। अब आप यहाँ पर जब निगेटिव चार्ज दे दिए और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज देने पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स में हैं, ठीक है, उसका मूवमेंट किधर होने लगेगा, उसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होने लगेगा। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद इस पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होंगे, होल होंगे। दैट इज एन होल। मैं एक एक करके एक एक पार्ट बता रहा हूँ। अब इस केस में आपका क्या होगा, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर जब आपने किया तो यह पॉजिटिव चार्ज जो आपका पी है यह अपोज करेगा होल को, तो होल का डायरेक्शन किधर होगा, होल विल मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो आपका होल अब इस डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगा। ठीक है, तो दिस इज, ये जो आपका होल है अब इस एन टाइप्स में, जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें वो इंजेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, इंजेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये एन टाइप आपका जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इमीटर, उसका इलेक्ट्रॉन्स आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर से होते हुए कलेक्टर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम करंट का डायरेक्शन देखते हैं। तो आपको पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है, दिस इज योर पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये। तो पी टाइप में आपने दिया पॉजिटिव, तो करंट क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर निकलता है। तो ये आपका कैसा टर्मिनल है, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर और दिस इज इमिटर। ठीक है, तो हमने इसको लिखा बेस करंट, इट इज डिनोटेड बाय आई बी। ठीक है, इधर से करंट जा रहा है और ये आपका टर्मिनल है एन इज नेगेटिव, तो इधर से करंट आपका निकलेगा, डेट इज आई ई। इसको हम लोग ने माना इमीटर करंट। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को कि बेस करंट हमने दिया क्योंकि ये पॉजिटिव है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या दिया है, पॉजिटिव। तो पी टाइप को जब हमने पॉजिटिव दिया, आपको याद हो पी टाइप सेमी पीएन जंक्शन डायोड आप देखिए, तो पीएन जंक्शन डायोड में आप देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में होल का मूवमेंट होता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है, और आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर से क्या मूवमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है आपका इमीटर से कलेक्टर की ओर या इमीटर से बेस की ओर जा रहा है। तो इमीटर का करंट का डायरेक्शन किधर है, बेस से इमीटर की ओर जा रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई ई। ठीक है, और दिस इज योर आई बी। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है इमीटर से बेस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो होल है, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, होल है, तो एन टाइप जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया तो कुछ होल्स क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ से 90 इलेक्ट्रॉन्स गए, तो कुछ होल अपनी ओर अट्रैक्ट करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो देयर इज एन 85 इलेक्ट्रॉन्स विल रीच। 90 इलेक्ट्रॉन्स हमने सेंड किया, 85 इलेक्ट्रॉन्स इसने रीच किए। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं, ये प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, 90 इलेक्ट्रॉन्स इसने रीच किया, इसका मतलब ये हुआ, सपोज कि हमने अगर इसका मतलब क्या रिलेशन बना कि अगर आप आई करंट सेंड कर रहे हैं, अगर आपका इमीटर करंट क्या, इमिट जो कर रहा है वो उसका करंट क्या, आई, तो कलेक्टर के पास क्या होगा, इन द कलेक्टर साइड देयर इज एन अल्फा टाइम्स ऑफ आई करंट इज रिच, अल्फा टाइम्स ऑफ आई करंट रिच। इसका मतलब ये है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा वैल्यू इज लेस देन
1, अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। मतलब कि अगर इक्वल टू 1 होगा तो अगर आप 90 इलेक्ट्रॉन सेंड कर रहे हैं तो 90 इलेक्ट्रॉन्स रीच करेगा, ठीक है। और अगर आप 90 इलेक्ट्रॉन्स इमीटर से सेंड कर रहे हैं, 85 इलेक्ट्रॉन्स रीच कर रहा है, इसका मतलब लेस देन 90 है, इसका मतलब वो क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 होगा और वो मल्टीप्लाई होगा आपके इमीटर करंट से, जो इक्वल टू आपका होगा कलेक्टर करंट AC, ठीक है। चलते हैं, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने देख लिया इमीटर बेस को, हमने जब फॉरवर्ड पास किया। अब हमारा फोकस है कि जब हम इमीटर बेस बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं तब क्या इफेक्ट होता है। ये हमने देख लिया फॉरवर्ड बायस का कंडीशन, कि जब हमने ये सिर्फ हमें मिला कब, जब हमने सिर्फ देखा, हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को अभी डिस्कस नहीं किया है, हमने सिर्फ डिस्कस किया इमीटर बेस जंक्शन में। तो हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिकम्बाइन कर गए, तो 90 इलेक्ट्रॉन्स हमने दिए तो 85 इलेक्ट्रॉन्स रीच किए। तो हमारा मतलब अगर करंट आई हम जनरेट कर रहे हैं, मतलब हमारा इमीटर करंट आई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे लेस करंट हमारा आउटपुट बनेगा, क्योंकि टोटल करंट सेंड नहीं हो पाया। तो हमने लिखा अल्फा टाइम्स ऑफ आई एट द कंडीशन व्हेन कलेक्टर बेस जंक्शन आपका ओपन सर्किट है। अभी आपने कलेक्टर बेस जंक्शन में कुछ नहीं किया। अब हम देखते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन में क्या होता है। कलेक्टर में कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और बेस टर्मिनल के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा कि यहाँ कलेक्टर आपका क्या एन टाइप का है, तो कलेक्टर जब आपका एन टाइप का है तो यहाँ पर क्या होगा, कलेक्टर आपका क्या एन टाइप है, तो इस एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या होगा, मेजॉरिटी में होगा, ठीक। और जो होल्स हैं वो आपके क्या होंगे, माइनॉरिटी में होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होगी, अपने अपोजिट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। इट मीन्स दैट योर इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड इन दिस डायरेक्शन। आपका सारा इलेक्ट्रॉन्स उस एज में अट्रैक्ट होने लगेगा, और यह पॉजिटिव चार्ज किसको अपोज करेगा, अपने सेम चार्ज को। तो होल्स विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, होल्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगेगा, ठीक है। सेम इन दिस केस फॉर द एन टाइप। अब देखिए बेस में आपने कैसा चार्ज दिया, रिवर्स बाइस की जब कर रहे हैं, सिर्फ आप अब रिवर्स बाइस देखिए, बेस में आपने दिया कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज दिया। जब बेस में आपने निगेटिव चार्ज दिया तो बेस में आपका किस टाइप का मटेरियल है, पी टाइप मटेरियल है। तो पी टाइप में अगर आपने निगेटिव चार्ज दिया है तो ये क्या करेगा, होल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो माइनॉरिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह इलेक्ट्रॉन को वो किस डायरेक्शन में सेंड करने लगेगा, वह इलेक्ट्रॉन को वो कलेक्टर की ओर सेंड करने लगेगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज अपोज करेगा और वो कलेक्टर के डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो जब आपने रिवर्स बाइसिंग किया, सिर्फ आप बेस टू इमीटर को देखिए, जब आपने रिवर्स बाइसिंग किया तो होल का जो डायरेक्शन है वो कलेक्टर से बेस की ओर आ रहा है, और नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो बेस से कलेक्टर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो आप बताइए कि डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा आपका किस डायरेक्शन में होगा, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ योर होल के डायरेक्शन में होगा। और इस केस में बताइए कि करंट किसके कारण फ्लो हो रहा है, करंट जो फ्लो हो रहा है आपको पता है इन द रिवर्स बायस कंडीशन, यह आपका पीएन जंक्शन डायोड कैसा है, रिवर्स बायस कंडीशन है। तो रिवर्स बायस कंडीशन में आपको बताया गया था कि करंट जो फ्लो होता है वो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन के कारण हो रहा है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल का मूवमेंट हो रहा है, माइनॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट हो रहा है। एन टाइप में जो आप कलेक्टर में देख रहे हैं वहाँ होल्स का मूवमेंट हो रहा है, और पी टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। तो इस करंट जो आपका रिवर्स बाइस्ड में जो आप देख रहे हैं कलेक्टर, इस करंट को हम लोग कहते हैं डेट इज कॉल्ड एज योर लीकेज करंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, that is your ICO, that is the current direction is your ICO, ठीक है। नाउ
अब हम देखते हैं दैट इज ICO, ठीक है। ICO करंट फ्लो हो रहा है इन द बेस कलेक्टर रीजन, ठीक है। और अगर हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन को कहते हैं तो हमारा देख रहे हैं अल्फा टाइम्स ऑफ आई करंट फ्लो हो रहा है, अल्फा टाइम्स ऑफ आई। तो टोटल करंट का डायरेक्शन आप देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इमीटर का देखिए, इमीटर का जो करंट है वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। दिस इज फ्रॉम इमीटर टू इमीटर टू कलेक्टर, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, जस्ट अपोजिट। और करंट जो हो रहा है वो दो कारण से, एक फॉरवर्ड बायस में जब हमने देखा तो अल्फा टाइम्स ऑफ आई करंट है, और एक जब हम रिवर्स बायस को देख रहे थे तो वहाँ पर लीकेज करंट है। तो टोटल करंट का डायरेक्शन विल मूव फ्रॉम कलेक्टर टू इमीटर की ओर है। तो टोटल करंट, अब हम लोग डिज़ाइन करते हैं, टोटल करंट आपका जो हो जाएगा IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ IE प्लस ICO, ओके। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर टोटल कलेक्टर करंट। IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ IE प्लस ICO, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ से IC इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, वन पॉइंट एंड देन क्लियर। हमने एक इक्वेशन लिखा था इमीटर करंट, क्योंकि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में था, IC प्लस IB, ठीक है। तो I के जगह पर हम लिख सकते हैं IC प्लस IB, ओके। हमने एक इक्वेशन निकाला था अभी जस्ट, IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ IE प्लस ICO। तो IC अल्फा, I के जगह पर अभी जस्ट हम लिख सकते हैं IC कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट प्लस ICO, ठीक है। अब यहाँ पर ये अल्फ़ा है तो यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा IC, ये अल्फ़ा IC इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स ऑफ IB प्लस ICO। और अगर ये अल्फ़ा को हम इधर कर दें तो IC इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा इंटू IB प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा ICO। दिस ICO आपको बताएगा दिस इज योर लीकेज करंट व्हेन योर इमीटर बेस जंक्शन इज ओपन सर्किट। जब हम बेस टू इमीटर को देखिए, आपको याद कीजिए, जब हम इमीटर बेस को देख रहे थे तो कलेक्टर बेस को हमने ओपन कर दिया, उस समय हमें करंट जो मिला था अल्फा टाइम्स ऑफ आई। और जब हम कलेक्टर टू बेस देख रहे थे तो इमीटर बेस को हमने ओपन करके देखा, तो उस समय हमें जो करंट मिला ICO, डेट इज योर लीकेज करंट व्हेन इमीटर बेस जंक्शन इज ओपन सर्किट, ठीक है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला, IC इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा ICO। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लें इस इक्वेशन को, तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला निकलता है, और वो आपको अभी जस्ट मैं ड्राइव कर रहा हूँ। बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस ऑफ अल्फा। बीटा इज योर करंट गेन, बीटा भी आपका करंट गेन है, एंड अल्फा इज ऑल्सो द करंट गेन। अल्फा इज द करंट गेन इज फॉर द कॉमन बेस, और बीटा इज द करंट गेन फॉर द कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, विल डिस्कस करेंगे। तो अल्फा एंड बीटा इज योर करंट गेन, एंड अल्फा की वैल्यू होती है लेस देन 1, आपको जस्ट बताया गया था लेस देन इक्वल टू 1। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। बीटा की वैल्यू जो होगी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इस जो बीटा इक्वल टू हमने लिखा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसी इक्वेशन जो इक्वेशन आपने फाइंड किया है दिस इक्वेशन, इसी इक्वेशन को और हम सिंप्लीफाइड में लिख दें और एक स्टैंडर्ड फार्मूला, दिस इक्वेशन को जो है एक फाइनल सिंप्लीफाइड में लिखकर आपको इस क्लास को कंक्लूड करें कि दिस IC इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा
इज इक्वल टू बीटा ऑफ आई बी प्लस 1/1 माइनस अल्फ़ा को अगर यहाँ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कर लीजिएगा तो इट इज़ 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई सी ओ, 1/बीटा टाइम्स ऑफ आई सी ओ। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आप एक प्लस कर दीजिए और अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर भी आप बीटा की जगह पर बीटा प्लस 1 कर दीजिए, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 प्लस बीटा। तो दिस फार्मूला इज ऑलवेज यू रिमेंबर्ड, आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ आई बी, आई सी इज योर कलेक्टर करंट, आई बी is your base current, 1 plus beta times of ICO. Okay, this is very standard formula. And you written what is alpha. Alpha is the fraction of your total emitter current which responds to the hole from your emitter across the, no, completed, no, it is it. And आपने क्या रिलेशन निकाला था जब हम लोग इमीटर बेस कर रहे थे, तो हम लोग लिखे थे कि अल्फ़ा टाइम्स ऑफ आई ई इज इक्वल टू आई सी, तो देन अल्फ़ा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं आई सी कलेक्टर करंट डिवाइड बाय इमीटर करंट। तो देखिए ये आपका क्या है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द आउटपुट एंड इमीटर करंट। ठीक है, दिस इज द अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 and beta is greater than 1. So these are the relation between the alpha and beta जो आपको लिखाया गया था अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने फाइंड आउट किया आई बी आई सी करेंट का रिलेशन, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो टुडेज क्लास इज सो लेंदी, सो विल अंडरस्टैंड slowly और each and every